नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंड्यूस क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी परिस्थिति आवश्यक है, कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे लोकतंत्र की सफलता बनी रहे। आज हम देखेंगे द एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति, शर्तें, उपाय, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक उपाय, आवश्यक सफलताएं, आवश्यक शर्तें, द एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। देखिए, किसी भी चीज को अगर सफल बनाना है तो उसके लिए कोई ना कोई शर्त तो होती ही है। मान लीजिए कोई आप फसल जब उगाते हो, जब किसान कोई फसल उगाता है तो वो फसल तभी उगाएगा जब उसके अनुकूल मौसम होगा, जब उसके अनुकूल परिस्थिति होगी तभी किसान फसल उगा पाएगा, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वैसे ही डेमोक्रेसी के लिए भी कुछ अनुकूल परिस्थिति चाहिए, एक अनुकूल मौसम होना चाहिए ताकि वहां पे उस स्थान पर, उस जगह पर, उस राज्य पर, उस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अच्छे से काम कर सके और लोकतंत्र सफल हो जाए। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन वहां पर लोकतंत्र के लिए आवश्यक जो परिस्थिति चाहिए थी, जो कंडीशन चाहिए थी, वो तो मिली नहीं उसको। लोकतंत्र के लिए वो कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो पाई। जो उसको शर्त थी लोकतंत्र की, वो तो वहां पे बनी ही नहीं पाई। इसीलिए वो लोकतंत्र कब तानाशाह बन गया, वो तानाशाही तंत्र में कब बदल गया लोकतंत्र, पता ही नहीं चला। कब अधिनायकवाद का उदय हो गया, पता ही नहीं चला। से बहुत से उदाहरण, जर्मनी को ले लीजिए, पहले लोकतंत्र था, फिर एकदम से कैसे प्रथम विश्व युद्ध का बदल के एकदम से वापस से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन देशों में ठीक से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया, इसलिए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसीलिए लोकतंत्र की कुछ आवश्यक परिस्थिति भी होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी परिस्थिति है हम देखेंगे। 10-12 परिस्थिति हो सकती है, में भी लोकतंत्र की देखते हैं कौन कौन सी परिस्थिति है। आप देख सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी बहुत सारे देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ। जैसे पाकिस्तान में, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में क्या वास्तव में लोकतंत्र है? नहीं है। वहां पे मुश्किल से 2-3 बार इलेक्शन हुए होंगे, वो भी ठीक से नहीं चले। तो क्यों? क्योंकि वहां पे लोकतंत्र का अनुकूल परिस्थिति नहीं बन पाई है। तो हम देखते हैं लोकतंत्र के लिए, सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहली जो परिस्थिति है लोकतंत्र के लिए आवश्यक, जो सबसे पहली परिस्थिति है वो कौन सी है? वो है शांति और व्यवस्था। क्या लोकतंत्र जो देश है, राज्य है, वहां पर शांति स्थापित होनी चाहिए और सब काम व्यवस्था से होना चाहिए। मान लीजिए कोई देश है, वहां पर अगर दिन प्रतिदिन बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात में आंदोलन हो जाते हैं, हड़तालें हो जाती है कि नहीं है, तो सरकार के पास वो शक्ति होती है कि जो विकेंद्रीकृत शक्ति है, जो लोगों के पास शक्ति है, उन सब शक्तियों को अपने हाथों में ले सकती है आपातकाल लगा के। तो वो शक्ति सरकार के पास होती है। तो जब देश के अंदर भी बहुत सारे संकट आ जाते हैं, बहुत सारी हड़तालें होती है, विद्रोह होने लगते हैं, और अगर देश के बाहर भी कोई संकट आ जाए, मान लीजिए युद्ध की स्थिति आ जाए, तो सरकार क्या करती है? जो विकेंद्रीकृत शक्ति है उसको अपने हाथों में ले लेती है, मतलब उसको एक केंद्र में लाके स्थापित कर लेती है। और जब सरकार शक्ति अपने हाथों में ले लेती है, तब लोगों के अधिकार, समानता, ये ऐसा कुछ रह ही नहीं जाता। तो सीधी सी बात है, वहां पे लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ी जाएगी। जब देश में आपातकाल लगा था, उस समय बहुत सारे लोगों को जेल में अंदर बंद कर दिया गया था, उनके अधिकार सब तहस नहस हो गए थे। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है
इसीलिए शांति और व्यवस्था अगर लोकतंत्र में कायम रहे तो लोकतंत्र की सफलता बनी रहेगी। इसके बाद दूसरा लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या उपाय हो सकता है, क्या परिस्थिति हो सकती है? सुदृढ़ या मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। सुदृढ़ या मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। जब देश की अर्थव्यवस्था, जब देश की जो इकोनॉमिक है वो मजबूत होगी, जब बहुत मजबूत होगी देश की अर्थव्यवस्था, जब देश में गरीबी नहीं रहेगी, है कि नहीं, और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती ही जाएगी, तो उस देश में लोकतंत्र कायम रह सकता है या हो सकता है। मैं जैसे कि जब देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगती है, नीचे आने लगती है, गिरने लगती है, तब देश का लोकतंत्र भी हिलने लगता है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली और जर्मनी की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्ति हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जो इटली देश थे उनकी अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तभी तो उसके बाद वहां पर तानाशाह का उदय हुआ, तभी तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह लोग आए और सत्ता उन्होंने संभाली, तभी तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे बहुत सारे पूर्वी यूरोप के देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी और वहां पे भी लोकतंत्र चला गया था, वहां पे भी तानाशाह का उदय होने लग गया था, वहां पे भी साम्यवादी विचारधारा का उदय हो गया था और लोकतंत्र का पतन हो गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप की अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस हो गई, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई, इसीलिए तो भारत को आजादी मिल गई। नहीं तो अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, इंग्लैंड को आर्थिक तंगी नहीं होती, उसके पास देश को चलाने के लिए पैसे नहीं होते, तो आजादी शायद थोड़ी लेट मिलती, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो एक सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। पाकिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कुछ मतलब है ही नहीं, इतनी अच्छी नहीं है कि देश चला सके, इसलिए तो वहां पे लोकतंत्र नाम की चीज है लेकिन वो चलती नहीं है कि नहीं है। तो सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी लोकतंत्र की सफलता का एक मुख्य कारण है। इसके बाद अगला क्या है, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या कारण हो सकता है? अगला, आर्थिक समानता की स्थापना। देखिए, लोकतंत्र के लिए एक और जो परिस्थिति है वो क्या है कि आवश्यक जो राजनीतिक समानता है वो भी होनी चाहिए, उसकी भी स्थापना होनी चाहिए। सिर्फ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से काम नहीं चलेगा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत है तो सभी लोग अच्छे से लोकतंत्र चल जाएगा, नहीं जी। इसके लिए ये भी चाहिए कि लोगों में आर्थिक समानता हो। ऐसा नहीं कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब है और अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा, तो सीधी सी बात है एक समय ऐसा आ जाएगा जो देश की सत्ता है वो अमीर लोगों के पास हो जाएगी और अमीर लोग इस सत्ता को चलाएंगे। तो देश में जो गरीब और अमीर की खाई है वो चौड़ी नहीं होने देनी चाहिए। ठीक है, तो लोकतंत्र में जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम और आप जैसे जो लोग हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं कि हाँ वो लोग हैं तो देश की जो लोकतंत्र है वो अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास लोग न तो ज्यादा पैसों वाले होते हैं और नहीं ज्यादा गरीब होते हैं, एक मध्यम वर्ग होते हैं, अपना खाते हैं, कमाते हैं, समाज में अपनी इज्जत चलाते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं मध्यम वर्ग के लोग, तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि नहीं। तो मध्यम वर्ग की जो गरीब लोग हैं वो उनको मध्यम वर्ग में लाइए धीरे धीरे, ऐसा होना चाहिए। और अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेके उनको थोड़ा सी नीचे, मतलब एक समानता स्थापित करने का अगर प्रयत्न करेंगे तो जो लोकतंत्र में आर्थिक समानता है उसकी स्थापना हो सकती है। तो इसके बाद अगली परिस्थिति कौन सी है लोकतंत्र की स्थापना के लिए? सामाजिक न्याय की स्थापना। देखिए, अगला क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि समाज में सबके लिए समानता बनी रहे, सबको जो न्याय है समान रूप से मिले, है कि नहीं। किसी के साथ भी रंग, जाति, भेद, धर्म, लिंग, प्रदेश, भाषा के आधार पर भेदभाव न हो, तभी एक जो लोकतंत्र है अच्छे से काम कर पाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि रंग के आधार पर भेदभाव, काला गोरा, जाति के आधार पर, धर्म का भेदभाव होने लगेगा तो लोकतंत्र कैसा होगा? वहां पर तो लोकतंत्र कुछ महत्व बच ही नहीं जाएगा। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि वहां पर सामाजिक न्याय की स्थापना हो, सबके लिए न्याय समान।
और जब सब लोगों के लिए समानता होगी, सब लोग एक हो जाएंगे, तो लोगों लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ेगा, एक भावनात्मक एकता बढ़ेगी लोगों के बीच में, तभी तो लोकतंत्र सफल हो पाएगा। तो ये भी आप समझ गए। इसके लिए इसके बाद अगली परिस्थिति लोकतंत्र के लिए कौन सी है? शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र के सफलता के लिए अगली परिस्थिति कौन सी है? शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये आवश्यक तत्व है कि जो जनता है वो पढ़ी लिखी हुई होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए। जब पढ़ी लिखी जनता होती है तभी तो वो अच्छा प्रतिनिधि अपना चुन पाएगी, सही गलत का फैसला कर पाएगी। अगर मान लीजिए पढ़ी लिखी नहीं है जनता, तो किसी को भी वोट दे आएगी, कुछ भी कर लेगी, पैसे वैसे ले लेंगे, कुछ भी करेगी। अगर जनता पढ़ी लिखी हुई है, जागरूक है, तो सरकार की जो लोकतंत्र विरोधी गतिविधियां है उनको भी आवाज उठा सकती है। जो सरकार की जो कुछ जो बातें ऐसी है जो लोगों को पसंद नहीं आती, उसके विरुद्ध भी आवाज उठा सकती है। तो इसीलिए जनता कैसे से पढ़ी लिखी मतलब शिक्षित होनी चाहिए और जागरूक, मतलब जहां गलत होता है वहां जाके आवाज उठाना। जागरूक जनता की हाँ क्या हो रहा है मेरे देश में, ये जनता को पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। जनता इस प्रकार की शिक्षित व जागरूक जनता होनी चाहिए। इसके बाद अगली लोकतंत्र की कौन सी परिस्थिति है सफलता के लिए? जनमत का निर्माण। देखिए जनमत का निर्माण मतलब क्या कि जनमत, जनता के मतों का निर्माण। जनता अपने मत खुद तय करती है, अपने खुद मत सोचती है, तय करती है, सरकार को देखती है, उसके बाद सोचती है कि सरकार कैसी है, अच्छी है बुरी है, वो खुद जनता सोचती है। तो जो जनमत का निर्माण है, जनमत का निर्माण जनता खुद कर सके, उस पर सरकार का नियंत्रण न हो। मतलब कि टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका जो मैगजीन होती है वो, इंटरनेट, इन सब पे सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये सब आजाद होने चाहिए, लोगों के नियंत्रण से, मतलब सभी लोग इसका उपयोग कर सके, सभी लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। मान लीजिए कि सरकार कुछ गलत कर रही है और कोई व्यक्ति को पता चलता है हाँ ये तो गलत है, सरकार गलत कर रही है, और ये बात लोगों तक पहुंचानी है, बहुत सारे लोगों तक उस बात को पहुंचानी है। अगर जो पहुंचाने के माध्यम है, जो जनसंचार के माध्यम है, अगर वो सरकार के अंडर में होंगे, सरकार के कंट्रोल में होंगे, तब तो वो पहुंचा नहीं पाएगा। लेकिन सब खुले है, सब स्वतंत्रता है, व्यक्ति आएगा अपनी बात कहेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, तो इससे क्या होगा? एक जनमत का निर्माण होगा, एक शुद्ध जनमत, एक अच्छा जनमत का निर्माण होगा। और ये जो शुद्ध जनमत है, ये अच्छा जनमत है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। ये लोकतंत्र को मजबूत करता है कि लोग ज्यादा जागरूक हो इससे, इसीलिए। ठीक है, तो जनमत का निर्माण भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगली जो आवश्यक परिस्थिति है वो क्या है? नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। देखिए लोकतंत्र की सफलता के लिए एक और आवश्यक तत्व है नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। मतलब नागरिकों का चरित्र, नैतिकता का चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र, देश का चरित्र, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मतलब कि अगर देश के नागरिक अच्छे हैं, देश में नैतिकता अच्छी चलती है, देश जो राष्ट्रीय चरित्र है वो देश का अच्छा है कि हाँ ये देश बहुत अच्छा है, विश्व की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में अगर देश का चरित्र बहुत अच्छा है तो ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मान लीजिए अगर लोगों का ही चरित्र अच्छा नहीं है, नागरिकों का ही चरित्र अच्छा नहीं है, वो कुछ भी जो मन में है वो करते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी उल्टा सीधा, कानूनों का पालन नहीं करते है कि नहीं, राष्ट्र से प्रेम नहीं करते, गालियां देते हैं, तो कहां से ये चरित्र निर्माण होगा? अगर सभी लोग मिलके जो समस्या है उस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टि से हल करने का प्रयत्न करेंगे, तब जाके नैतिक दृष्टि बढ़ेगी ना। अगर सभी लोग सहिष्णु होकर भाईचारे से रहेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, लोगों के बीच किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं करेंगे, तभी तो राष्ट्रीय चरित्र मजबूत होगा, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है लोकतंत्र की सफलता के लिए। इसके बाद अगली परिस्थिति कौन सी है लोकतंत्र की सफलता के लिए? सत्ता का विकेंद्रीकरण
और स्थानीय स्वशासन। इसका अगला सबसे अच्छी परिस्थिति कौन सी है? सत्ता का विकेंद्रीकरण होनी चाहिए, मतलब सत्ता सब लोगों के पास होनी चाहिए, सत्ता में सब लोग भागीदार होने चाहिए। और स्थानीय स्वशासन, देखिए जो तानाशाही देश होते हैं, तानाशाही देश और लोकतंत्र, तानाशाही देशों की खासियत क्या होती है कि इन देशों में केंद्रीकृत शक्ति होती है, केंद्रीकृत शक्ति होती है, मतलब एक व्यक्ति के पास, एक वर्ग के पास इस प्रकार की शक्ति होती है। और लोकतंत्र में विकेंद्रीकृत शक्ति होती है, मतलब उस शक्ति में, उस सत्ता में बहुत सारे लोग भागीदारी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है कि तानाशाही में केंद्रीकृत एक व्यक्ति के पास शक्ति होती है, लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों के पास शक्ति होती है। तो जब शक्ति बहुत सारे लोगों के पास होती है तो बहुत सारे लोग भाग लेते हैं नए नए कानून बनाने में, नीतियां बनाने में। ठीक है, और जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो क्या होता है, लोकतंत्र की सफलता बढ़ती है, लोकतंत्र की सफलता बढ़ने के सांच बढ़ते हैं। तो एक तो लोकतंत्र का सत्ता, जो शक्ति है, जो सत्ता है, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कोई भी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, सत्ता में आ सकता है, इस प्रकार की विकेंद्रीकरण सत्ता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत है, बड़े शहर में नगर पालिका है, उससे बड़े शहर महानगर पालिका है, आप देखते होंगे। तो वो सब क्या है, स्थानीय स्वशासन है। क्या है, स्थानीय स्वशासन, मतलब कि अपने लेवल पे, अपने गांव के लेवल पे कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ कानून बनाएंगे, अपने गांव के लेवल पे कुछ नीति नियम बनाएंगे, वो स्थानीय स्वशासन, उनको पूरी छूट होती है। ठीक है, तो जब स्थानीय स्वशासन होगा तो हर लोग, अभी जैसे ग्राम पंचायत है तो उस हर गांव का व्यक्ति कहीं ना कहीं उस ग्राम पंचायत से अटैच, जुड़ा हुआ है, कुछ भी काम होगा तुरंत जाएगा ग्राम पंचायत में। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे सत्ता में रुचि लेगा, मतलब इंटरेस्ट लेगा धीरे धीरे, और सोचेगा कि हाँ मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगला जो लोकतंत्र की सफलता की जो परिस्थिति है, अगला जो कारण है वो ये है नागरिक स्वतंत्रता। देखिए लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र में सरकार किसकी बनती है, नागरिकों की तो बनती है, जनता की तो बनती है। जब सरकार जनता की बनती है, अब जनता को अगर स्वतंत्रता नहीं तो फिर क्या लोकतंत्र भाई साहब, है कि नहीं है। तो देखिए लोकतंत्र एक सीमित साधन, मतलब सीमित सत्ता को मानते हैं, सत्ता कैसे भी सीमित होगी, है कि नहीं है। तो एक सीमित सत्ता को लोकतंत्र मान के चलता है, और संविधान में आस्था रखता है लोकतंत्र। संविधान मतलब कानून में आस्था रखता है। तो संविधान ने लोगों को, जनता को स्वतंत्रता, समानता सब देता है संविधान। तो संविधान लोगों को स्वतंत्रता भी देता है, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता, पैसे कमाने का स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता देता है। और अगर अधिकारों का उनका हनन हो जाए तो उन अधिकारों के, जो उनके हनन के विरुद्ध लड़ने का अधिकार भी संविधान देता है। तो ये सब स्वतंत्रताएं कहां से मिलती है, लोकतंत्र से मिलती है। लोकतंत्र में आवश्यक भी है कि लोगों को नागरिक स्वतंत्रता मिले। जब तक नागरिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो लोग लोकतंत्र में सहभागी हो ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसा लोकतंत्र, बचेगा ही नहीं लोकतंत्र। तो इसीलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को स्वतंत्रता मिले। इसके बाद अगला जो कारण है वो क्या है लोकतंत्र की सफलता के लिए, लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं। कौन सी परंपराएं, लोकतांत्रिक परंपराएं। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक और कौन सा तत्व आवश्यक है, लिखित संविधान आवश्यक है, और लोकतांत्रिक परंपराएं भी आवश्यक है। मतलब क्या हुआ, देखिए एक जब जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां पर लिखित संविधान तो होना ही चाहिए। उस संविधान में सब कुछ उल्लेखित होना चाहिए, एकदम सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट व्याख्या के साथ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, लोग भ्रमित ना हो उस व्याख्या को देख के। एकदम स्पष्ट शब्दों में साफ साफ लिखा होना उस संविधान में
चाहिए, ताकि लोग समझ सके कि हाँ उनके पास क्या अधिकार है, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, उनके क्या कर्तव्य है, ये लोगों को पता हो। एक तो लोकतंत्र में लिखित संविधान होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस संविधान में इस प्रकार के कोई कानून न हो, या उस संविधान को संशोधन करने की जो पद्धति है वो सस्ती नहीं, मतलब कोई हल्की फुल्की पद्धति नहीं होनी चाहिए, कठोर पद्धति होनी चाहिए, कठोर विधि होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आए और उस संविधान को बदले या उसका संशोधन करे, तो उसके बाद इतना बहुमत होना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए, तभी वो उस संविधान को संशोधन कर सके। हालांकि अगर मान लीजिए कोई, अगर ऐसा नहीं हुआ कि भाई संविधान को संशोधन करने की शक्ति जो है बहुमत कम चाहिए, तो कोई भी राजनीतिक दल आएगा, अपने बहुमत का फायदा उठाएगा और संविधान का आसानी से संशोधन करके सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेगा। जैसे कि हिटलर ने किया था जर्मनी में। क्या किया था कि भाई हिटलर आया, सत्ता में आया और संविधान में संशोधन करते गया और अंततः क्या किया उसने, अंततः जर्मनी का तानाशाह बन गया। तो यही बात है कि भाई एक तो लिखित संविधान होना चाहिए, और लिखित संविधान ऐसा होना चाहिए कि लोगों को ठीक से समझ आ सके, स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या कि भाई संशोधन करने की जो विधि है वो कठोर होनी चाहिए, ताकि कोई भी राजनीतिक दल उसका गलत फायदा न उठा सके। दूसरी चीज क्या है, लोकतांत्रिक परंपराएं। लोकतांत्रिक परंपराओं से क्या तात्पर्य है, मतलब कि ऐसी चीज जो संविधान में नहीं लिखी गई हो, जो संविधान में लिखी नहीं गई हो, फिर भी लोकतंत्र की वो अवधारणा हो, मूल अवधारणा हो, तो वो जो परंपरा है, जो भी लगता है कि हाँ ये लोकतंत्र की परंपरा है किंतु ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो उनको भी मानना चाहिए, उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए, और सर्वदलीय सभी दल मिलकर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी परिस्थिति है। इसके बाद कौन सी परिस्थिति है लोकतंत्र की सफलता के लिए, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र के लिए यह भी एक आवश्यक है कि जो न्यायपालिका है वो शक्तिशाली हो और स्वतंत्र हो, मतलब किसी भी सरकार का, उसकी कार्यपालिका का कोई असर उस पर ना हो, कोई बंधन ना हो, निरंकुश होनी चाहिए। क्या न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र होनी चाहिए, एकदम शक्तिशाली होनी चाहिए, तभी तो अगर कोई सरकार, अगर सत्ता में बैठी सरकार कोई गलत कानून बनाती है, गलत नीति नियम बनाती है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, उस कानून को ही खारिज कर सकती है, उस नियम को ही हटा सकती है कि हाँ ये जनता के हित में नहीं है, इसलिए इसको हटाते हैं। न्यायपालिका जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए होती है, और सरकार कोई गलत काम ना कर दे इसके लिए भी ध्यान रखती है न्यायपालिका। इसीलिए ये चाहिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए न्यायपालिका भी आवश्यक है। इसके बाद कौन सी हो सकती है परिस्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए, योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है जो प्रशासन है, जो कर्मचारी है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो योग्य होना चाहिए, काबिल होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब किसी दल, किसी पार्टी के साथ न हो, उसकी विचारधारा किसी पार्टी से न मिलना, विचारधारा मिल सकती है लेकिन किसी पार्टी का वो सदस्य न हो, किसी भी पार्टी का वो प्रति उत्तरदायी न हो, इस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए जो सरकार होती है, सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है। उन नीति नियमों को कौन लागू करता है, ये जो कर्मचारी तंत्र है, ये जो प्रशासनिक तंत्र है, यही तो लागू करता है। अगर प्रशासनिक तंत्र ही योग्य नहीं है तो वो ठीक से लागू नहीं कर पाएगा। अगर निष्पक्ष नहीं है तो वो भेदभाव तो करेगा ही करेगा। अगर काबिल नहीं है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी दल की विचारधारा के साथ चलता है तो भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचार करेगा। इसीलिए ये आवश्यक है लोकतंत्र के लिए कि जो कर्मचारी तंत्र है योग्य होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो ठीक से लोकतंत्र काम कर पाएगा। ये तो हमने पढ़ ली लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, और आगे कुछ देखते हैं। और भी कुछ परिस्थितियां हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए, और कौन सी परिस्थिति है लोकतंत्र की सफलता के लिए देख लेते हैं। स्वस्थ व सुसंगठित
दलीय व्यवस्था। जो दलीय व्यवस्था है लोकतंत्र में, जो दल, आखिरकार देखिए सरकार कौन बनाएगा, जो अलग अलग दल है वही तो चुनाव के बाद जो जिसको ज्यादा बहुमत मिला है वही तो सरकार बनाएगा। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि जो दल की व्यवस्था है वो अच्छी हो, स्वस्थ हो, सुसंगठित हो, एकदम मिली हुई अच्छी दल व्यवस्था हो, तभी वो अच्छे से आएगी, सत्ता चलाएगी। मान लीजिए जो दल का जब दल नया नया बनता है, अगर दल ही ठीक से नहीं, अगर दल किसी विचारधारा को लेकर चलता है, मान लीजिए दल अगर किसी ऐसी विचारधारा को लेकर चलता है जो देश हित में न हो, लेकिन वो दल सत्ता में आ जाए और उस विचारधारा को कानून में बदल दे, तब तो भाई लोकतंत्र का भला हो गया। ऐसा तो होगा नहीं ना भाई, लोकतंत्र का नुकसान ही तो होगा, है कि नहीं है। तो देखिए जब दल बनता है तो ऐसी विचारधारा से बने जो राष्ट्र हित के लिए हो। किसी जाति के आधार पर कोई दल न बने, किसी धर्म के आधार पर कोई दल न बने, किसी भाषा के आधार पर दल न बने। तो ऐसा दल बने जो राष्ट्र हित के लिए हो। जब दल का निर्माण हो तो राष्ट्र हित की जो विचारधारा है उसको लेकर दल अगर बनेगा तो ही लोकतंत्र सफल होगा, ऐसी मान्यता है। ठीक है। और लोकतंत्र सुसंगठित होना चाहिए, मतलब कि जैसे देश में चुनाव होते हैं वैसे ही लोग जो दल होती है, दल पार्टी होती है, उन पार्टियों में भी चुनाव समय समय पर चुनाव होने चाहिए। उनके अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए अलग अलग प्रकार के चुनाव होने के बाद ही दल के अध्यक्ष पद चुने जाने चाहिए। और दल अच्छे होंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र सफल होगा। तो ये भी एक अच्छा कारण है, अच्छी परिस्थिति है, स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। इसके बाद कौन सा कारण है, कौन सी परिस्थिति है? योग्य तथा निष्ठावान राजनेता। लोकतंत्र में यह भी आवश्यक है कि जो राजनेता है, जो नेता बनते हैं आगे चल के, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वो योग्य, उस काबिल, उस पद के काबिल होना चाहिए, वो निष्ठावान होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए। एक तरह से कहे तो वो समाज हित के लिए सोचता हो, देश हित के लिए सोचता हो, वो अपने से पहले देश को देखता हो, ऐसा नेता होना चाहिए। बुद्धिमानी, शिक्षित, राजनीति की समझ रखता हो, इस प्रकार का नेता होना चाहिए। अर्थशास्त्र की समझ रखता हो, ऐसा नेता होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र सफल हो पाएगा। अगर कोई अवसरवादी नेता है, कोई झूठा है, मक्कार है, देशद्रोही है, या बहुत जो होते ना दोषी होते, कानून के दोषी होते हैं, जनता के दोषी होते हैं, इस प्रकार का अगर नेता के हाथ में सत्ता आ गई तो सीधी सी बात है वो तो सत्ता का दुरुपयोग ही करेगा, है कि नहीं है। वो सिर्फ भ्रष्टाचार ही करेगा, तो फिर लोकतंत्र का कल्याण हो गया। तो इससे तो लोकतंत्र सफल होने वाला है नहीं ना। अगर लोकतंत्र को सफल करना है तो नेता कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, योग्य, काबिल भी तो होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए। अगला कौन सा कारण हो सकता है लोकतंत्र की परिस्थिति? सार्वजनिक सार्वजनिक हित की योजनाएं या नीतियां बोल सकते हो इसको। देखिए, जो सार्वजनिक हित में हो, जो समाज के हित में हो, वही सरकार को नीतियां बनानी चाहिए, वही सरकार को कानून बनाना चाहिए, जो सार्वजनिक हित में हो, लोगों के हित में हो। अगर विकासशील देश है, जैसे कि भारत विकासशील देश है, तो उस देश में कृषि को और उद्योग धंधों को साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। अगर कृषि को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ उद्योगों पर बल दिया, तो फिर देश की अर्थव्यवस्था का भाई कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कृषि का भी महत्व है और कहीं ना कहीं उद्योगों का भी महत्व है। तो ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जो कृषि को भी बढ़ावा देती हो और उद्योगों को भी बढ़ावा देती हो। तो इस प्रकार की सार्वजनिक हित की योजनाएं सरकार को बनानी चाहिए और लोकतंत्र के सफल होने करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक लोकतंत्र की सफलता की एक अच्छी परिस्थिति है। इसके बाद लोकतंत्र की सफलता कौन सी परिस्थिति है? और सबसे अंतिम परिस्थिति है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। ये सबसे अंतिम है, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। मतलब कि क्या? लोकतंत्र में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो आधारभूत मामले, जो
समाज के हित के लिए है, लेकिन थोड़े संवेदनशील मामले हैं, है कि नहीं है। कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई बड़ी समस्या आ गई देश पे, तो इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय मतलब देश के लोगों से सहमति लेनी चाहिए, उनसे सजेशन लेने चाहिए। जैसे कि जो विपक्ष की बैठक बुलाई ली, जो जितने भी विपक्ष के दल है उनकी बैठक बुला के प्रधानमंत्री ने बात कर ली, तो ये क्या एक राष्ट्रीय सहमति हो गई। जो हालांकि देखिए सबसे तो राष्ट्रीय सहमति मतलब सभी लोगों से सहमति लेना तो संभव हो नहीं सकता, तो क्या होगा कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो उस वर्ग विशेष के बुद्धिमान लोग हैं या उस वर्ग विशेष की भलाई के विषय में सोचते हैं, समाज सेवी लोग हैं, सरकार उनसे भी बात कर सकती है और सजेशन ले सकती है और इस प्रकार की नीति व कानून बना सकती है। एक तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जब आधारभूत मामलों में कोई भी नीति नियम कानून बनाए तो राष्ट्रीय सहमति अवश्य ले। ठीक है, तो हमने आज पढ़ लिया लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति। ठीक है, तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आज का ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और हमारा जो लोकतंत्र का पाठ है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके आगे हम और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।